गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। माँ आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो विद्यार्थी जी 12th का एग्जाम हो गया है। एग्जाम देने के बाद थोड़ी सी रिलैक्स भी हो लिए। अब बातें होती है हर एक बच्चों के बीच जो पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं उनके पास सबसे बड़ी समस्या, बच्चों के साथ भी समस्या होती है और उनके गार्जियन के पास भी समस्या होती है कि 12th के बाद क्या करें, 12th के बाद अगली पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो विद्यार्थी जी 12th के बाद बहुत सारे स्कोप खुल जाती है। अब हर एक स्कोप पे अपने अनुसार आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं हर एक दरवाजे की बात करने जा रहा हूँ, हर एक स्कोप की बातें करने जा रहा हूँ कि 12th के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मेरे लिए कौन सा ज्यादा बेहतर होगा। 12th के बाद सबसे पहला तो ध्यान दीजिएगा, जिस बच्चे को, जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उनका सबसे पहला स्कोप होता है कि मैं एक अच्छे से आईआईटीएन बन जाऊं, आईआईटी में एडमिशन हो जाए, मेडिकल में एडमिशन हो जाए। मैक्सिमम बच्चे का ये चांस होता है, जो तेज तरार बच्चे होते हैं उन्हें जो तैयारी साथ में करते रहते हैं, आईआईटी की ओर जाते हैं, मेडिकल की ओर, नीट की ओर जाते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे अपने ओर से एनडीए की तरफ जाते हैं, एयरफोर्स की तरफ जाते हैं। ये 12th के बाद के रास्ते खुलते हैं विद्यार्थी जी। और कुछ बच्चों का होता है कि ध्यान दीजिए कि हम ज्यादा दूरी सफर करना नहीं चाहते हैं। दूरी सफर, ज्यादा दूरी तय करने के लिए रास्ते थोड़ा सा अलग बनाते हैं, और रास्ते होता है विद्यार्थी जी सरकारी नौकरी की, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे का होता है क्या कि मुझे आईआईटी में एडमिशन हो जाए, मेरा भी रिजल्ट आईआईटी में हो जाए, जेई में हो जाए, या नीट में, मेडिकल में हो जाए, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स की ओर भी जाते हैं। बहुत सारे बीसीए है ना, नर्सिंग है, पारा मेडिकल है, आईटीआई है, बहुत सारी कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें भी एडमिशन लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उन्हें सरकारी नौकरी, आज भी बिहार में खास करके, है ना, बिहार हो या यूपी हो या झारखंड हो, है ना, या एमपी हो, इन सबों में क्या है, सरकारी नौकरी का एक विशेष महत्व होता है। तो विद्यार्थी जी कुछ बच्चों का होता है कि मैं सरकारी नौकरी करूं। तो ध्यान दीजिएगा, सरकारी नौकरी जाने के लिए एक तो होता है विद्यार्थी जी इंटरमीडिएट पर, है ना, इंटरमीडिएट पर नौकरी, और दूसरा होता है ग्रेजुएशन पे। तो खैर इंटरमीडिएट पे भी होता है, ग्रेजुएशन पे भी होता है, लेकिन ध्यान इस बात पे रखना है, ध्यान इस बात पे रखना है कि नौकरी करने के लिए क्या मैं अभी से ही कॉलेज की पढ़ाई को स्टॉप करके मैं नौकरी की तैयारी कर दूं। तो मैं बोलूंगा नहीं, कदापि ऐसा मत करें, कदापि ऐसा मत करें। अब आपको करना क्या है विद्यार्थी जी, अब आप लोग को सबसे पहले जो आपका, जो नजदीकी, जहां पे आप रहना चाहते हैं, वहां कॉलेज जो होती है, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, या कोई भी अन्य सेक्टर जो भी हो विद्यार्थी जी, ग्रेजुएट की डिग्री लेने के लिए आप लोग को कॉलेज की पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। कॉलेज की पढ़ाई जारी रखते रखते साथ में साथ एक साइड से एक काम करना होगा। साथ में साइड से क्या काम करना होगा, तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते रहनी होगी। पहला काम तो है विद्यार्थी जी, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप लोग को कोई भी इंटरमीडिएट के बाद अगली जो है सर्टिफिकेट कोर्स जो होती है, जैसे मैंने कहा ग्रेजुएशन के लिए बीए होता है, बीएससी होता है, बीकॉम होता है, या बहुत सारे अन्य सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो जैसा ही मैंने कहा, इधर जब एडमिशन ले लेंगे, साथ ही साथ सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी की भी तैयारी करते रहेंगे। तो सरकारी नौकरी के लिए विद्यार्थी जी दो तरह का होता है, एक तो बिहार सरकार की नौकरियां होती है, एक केंद्र सरकार की नौकरियां भी होती है। दोनों में ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत काम की चीजें हैं जो आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं, वो आपको बहुत मदद देगा, ये वीडियो केयर कीजिएगा। तो बिहार सरकार की भी नौकरियां में इंटरमीडिएट पे है और ग्रेजुएशन पे है, केंद्र सरकार में भी इंटरमीडिएट पे भी है और ग्रेजुएशन पे भी है। तो मैंने कहा सरकारी नौकरी पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए ध्यान दीजिएगा, केयर करना इस बात पे है कि हमारे कोर्स में जो सरकारी नौकरी जो होती है, जनरल कंपटीशन में जो आते हैं, उसमें 4 पेपर होता है विद्यार्थी जी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और चौथा होता है विद्यार्थी जी जीके एनजीएस। सरकारी नौकरी की तैयारी इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद से ही कर देनी चाहिए, और साथ साथ
इसकी भी साइड से आप लोगों को क्लासेज करती रहनी चाहिए, कॉलेज की क्लासेज करते रहना चाहिए, उसके साथ सरकारी नौकरी करें। तो मैंने कहा ये तो आप लोगों को चुनना है। इसके बाद सरकारी नौकरी की बात मैं कर रहा था कि आपके पास ये 4 पेपर होता है विद्यार्थी जी। इस 4 पेपर में ध्यान दीजिएगा, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए, कोई भी जनरल कंपटीशन के लिए रीढ़ की हड्डी मैथ को समझा जाता है, क्योंकि मैथ स्कोरिंग पेपर भी होता है ना। मैथ आप लोग को स्कोरिंग पेपर भी होता है, और जब तक इसकी नॉलेज अच्छी नहीं रहेगी, जब तक इसमें स्मार्टनेस नहीं आएगा, चूंकि अब मैथ बनाना नहीं होता है, तो विद्यार्थी जी सरकारी नौकरी के लिए मैंने कहा सबसे ज्यादा जरूरी होता है पहले मैथ, और उसका ये चचेरे मुसेरे भाई रीजनिंग कहलाता है। मैथ रीजनिंग दोनों एक दूसरे के चचेरे मुसेरे भाई बहन कहलाते हैं। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं 12th के बाद सरकारी नौकरी में चले जाऊं, तो सरकारी नौकरी के साथ करने के लिए विद्यार्थी जी सबसे पहली क्लासेज आपकी होती है मैथ और रीजनिंग की। मैथ रीजनिंग की क्लासेज कर लें, और जैसा ही इन दोनों में से कोई भी एक पेपर खत्म होता है, तो अगली पेपर जो आपको आसान लगे उसको कर लेना है। और कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसा ही आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना, जैसा ही आप लोगों को मैंने कहा ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा हो, तब तक आपके पास धुआंधार बैटिंग करने की तरीके हो जाना चाहिए कि कोई भी सेट दे वो, है ना, उसे आंधी की तरह उड़ा देना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट होगा। तो अब सोना नहीं है, आपको ग्रेजुएशन करने के साथ साथ इसकी तैयारी के लिए आप लोगों को ये 4 पेपरों की जरूरत होती है। इस 4 पेपरों की तैयारी करते रहनी है। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, जो कोई बंदे केयर कीजिएगा, एक तरह की तैयारी कभी मत करें। जो कोई बंदे मान लीजिएगा बिहार सरकार की नौकरी इंटरमीडिएट पे तो सिपाही का है, बहुत आसान सा है। अगर बहुत जल्दी नौकरी करते हैं तो बिहार सिपाही का है। ग्रेजुएशन पे जाएंगे तो बिहार दरोगा होगा, और उसी को मेहनत कर लेंगे तो आप लोग का सचिवालय सहायक हो जाएगा। एक से एक सरकारी नौकरियां, अच्छी अच्छी नौकरी होता है विद्यार्थी जी। अगर केंद्र सरकार की ओर जाएंगे तो रेलवे होता है, बैंकिंग होता है, एसएससी होता है। अब इन समूह में भी कैटेगरी वाइज अभी बांटना वीडियो में संभव नहीं है, वो क्लास में आएंगे तो बताया जाएगा। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना होगा कि मैं आगे की बातें करना जा रहा हूं कि पढ़ाई पे मेन फोकस क्या होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, तैयारी करने में ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट विद्यार्थी जी, तैयारी ऐसी हो जो कोई भी एग्जाम क्रैक करने में आपको सक्षम बना दे। तैयारी ऐसी करें, ध्यान दीजिए, कुछ कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाइएगा, वो बोल देंगे 6 महीने में पूरी सिलेबस खत्म। 6 महीने में खत्म नहीं विद्यार्थी जी, वो 6 महीने में सच बताता हूं सिलेबस खत्म होता है, आपकी तैयारी नहीं होती है। सिलेबस खत्म होने के लिए ध्यान दीजिएगा, तैयारी ऐसी हो जो मैं कोई भी एग्जाम दूं और क्रैक करें, बस प्रैक्टिस उसकी करनी है। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले केयर कीजिएगा कि मैं जब भी आप लोगों को सिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। सबसे पहली चीजें, जब मैथ मैं आप लोग को पढ़ाता हूं विद्यार्थी जी, तो आपको होमवर्क जो देता हूं, सबसे पहले मैं रेलवे का क्वेश्चन उठाता हूं। सबसे पहले मैं रेलवे का क्वेश्चन उठाता हूं। रेलवे में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ग्रुप डी का क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें ग्रुप डी का क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन दिया जाता है, एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा विद्यार्थी जी एनटीपीसी का दिया जाता है। उसके बाद बीच में भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जेई वगैरह, ये सारे का दिया जाता है, यानी रेलवे के सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसके बाद जब देते हैं विद्यार्थी जी तो एसएससी में आते हैं, एसएससी में आते हैं तो एसएससी जीडी का क्वेश्चन देता हूं। उसके बाद विद्यार्थी जी आप लोगों को एमटीएस का क्वेश्चन उसमें देते हैं, एमटीएस का क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद आप लोग को सीएचएसएल का क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद आप लोग को सीजीएल का क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद आप लोगों को सीएचएसएल के बाद मैं सीपीओ का क्वेश्चन देता हूं विद्यार्थी जी। सीपीओ के बाद मैं सीजीएल का क्वेश्चन देता हूं। इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं तो बैंक का क्वेश्चन देते हैं, बैंक क्लर्क का देते हैं। उसके बाद विद्यार्थी जी बैंक पीओ का क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को जो मैनेजमेंट का कोर्स, यानी ध्यान दीजिएगा, मैट का क्वेश्चन और कैट का क्वेश्चन देता हूं। अब इतनी तरीके का क्वेश्चन हर एक चैप्टर में 0 लेवल से हाई लेवल तक के मैं बता देता हूं। अब आप 0 लेवल से हाई लेवल तक की तैयारी कर लेते हैं तो अब कोई भी एग्जाम रहे, जिसका भी आप लोगों को तैयारी, क्योंकि आप जब अभी तैयारी करने लगे तो आपको खुद नहीं पता है कि किसकी समय के अनुसार डिमांड पूरी होती है ना। समय के अनुसार हमारी डिमांड क्या है, उसको पूरा करना है। अगर वैकेंसी हमारा आ रहा है एसएससी का और मैं तैयारी कर रहा हूं रेलवे का, तो रिजल्ट होगा नहीं।
है ना, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से वैकेंसी नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, एसएससी की ओर मूव करूंगा। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक का ताबड़तोड़ वैकेंसी आ रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा, बैंक की तरफ मूव करूंगा। यानी मुझे ऑलरेडी पहले से तैयार रहनी है कि इन सभी को ध्यान दीजिएगा। हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है जिसमें होमवर्क देते हैं, तो हमने कहा रेलवे को भी साथ रखते हैं, एसएससी को भी साथ रहते हैं, बैंक को भी साथ रखते हैं, और साथ साथ कैट और मैट की क्वेश्चन को भी देते हैं। विद्यार्थी जी, इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। और आपको ध्यान देना है कि जो तरीके आपका ग्रुप डी में लगेगा वही तरीके कैट वाली क्वेश्चन में लगेगा। केवल दिमाग को तेज करना था। दिमाग तेज कैसे होता है विद्यार्थी जी, आप भी जानते हैं, प्रैक्टिस से होता है। तो मैंने आप लोगों के लिए इस तरह से स्टडी मटेरियल मैं तैयार करता हूं जिससे आप कोई भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब विद्यार्थी जी आसानी से क्रैक कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ा समस्या आता है कि क्या सच में आप लिखते हैं जो मैथ एक जादू है। तो मैं गारंटी लेता हूं, वादा आपसे करता हूं कि बिल्कुल मैथ एक जादू होता है। मैथ एक जादू होता है, और इसमें तो मैं कुछ काला जादू भी दिखा देता हूं। काला जादू का मतलब है डाटा बहुत सारा रहता है, और मैं एक छोटी सी आपको पकड़ बताता हूं कि इस डाटा को देखो और आंसर मार दो, बाकी डाटा सब भूल गया। तो इस तरह की चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर करने पर होता है कि ऐसा होता क्यों है, रटने से नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर करने से होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कंसेप्ट सही तो अंगुली पे मैथ, कंसेप्ट सही तो अंगुली पे मैथ। और यही कंसेप्ट सही करने के लिए विद्यार्थी जी, मैंने कहा सच बताता हूं, मैथ एक जादू है। मैथ पढ़ने के लिए मेरे पास जो बच्चे पढ़े हैं, विश्वास कीजिए, मैं दावा करता हूं, ऑल ओवर इंडिया की दावा करता हूं कि अगर हमसे ज्यादा रिजल्ट तो मैंने सबसे ज्यादा दिया ही है। अगर बिहार शरीफ की बात करूं तो बिहार शरीफ में कोई ऐसी गली नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है कि जिस गली की 1 से 2 बच्चियां बैंक पीओ नहीं है। मैं गली की बात कर रहा हूं, लड़की की बात कर रहा हूं, लड़के को अभी गिनना छोड़ दो, है ना। कोई कोई भी ऐसा मैं खोजन पे मुझे अगर कहीं से भी इनविटेशन मिलता है तो कोई ऐसा इनविटेशन नहीं होता है जिससे मुझे 2-3 ऑफिसर अपने विद्यार्थी नहीं मिल जाते हैं। तो जहां कहीं भी जाता हूं तो मेरे पास इतनी नौकरियां, बहुत सारे लोग, हमारे मित्र लोग जाते हैं तो बोलते हैं सर आपके साथ जाना बड़ा दिक्कत होता है, जहां जाओ कोई ना कोई आपका पैर छूने वाले ही मिल जाते हैं। तो भाई इतनी नौकरियां है, इसकी वजह है कि मैथ सचमुच बच्चों की खेल में बना दिया हूं, मैथ को बच्चों की खेल बना दिया हूं। और दूसरी चीजें, आज के डेट में रिजल्ट गिनने वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं, स्टेज पे दिखा रहे हूं कि मेरा रिजल्ट इतना है इतना है, बहुत सारे खरीद बिक्री किया है। अगर सबसे बड़ी चीज है माउथ से बोलने वाली चीजें, अगर कहीं भी जाइए, किसी भी गांव में जाइए, किसी भी जिला में जाइए, माउथ से बोलने वाला होगा कि धनंजय सर का मैथ ऐसा है जो सच में जादू है, सच में जादू है, और उन्हीं कारण मेरी मैथ के कारण रिजल्ट हुई है। आज बच्चे बोलते हैं। तो विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, मैथ एक सचमुच जादू है, क्योंकि मैंने उस बच्चों को मास्टर बना दिया। ध्यान दीजिएगा, आसपास जितने भी जिले हैं जाके पता लगाइए कि इस जिले में सबसे अच्छे मैथ के टीचर कौन है। तो अगर आप 5 टीचरों का नाम लेंगे, उसमें 3 से 4 टीचर हमारे क्लासरूम से निकलेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। इतने अच्छे मैथ अच्छे से बच्चे सीख जाते हैं, केवल ध्यान रखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। तो मैंने कहा विद्यार्थी जी, कंसेप्ट में मात्र 17 कंसेप्ट मैं देता हूं, जिसमें ध्यान दीजिएगा 13 कंसेप्ट मैं रेशियो में देता हूं। विद्यार्थी जी 13 कंसेप्ट मैं रेशियो में देता हूं, 2 कंसेप्ट मैं विद्यार्थी जी एवरेज में सिखाता हूं, जिसको बोलते हैं औसत, है ना जी। और मैंने कहा 2 कंसेप्ट आप लोग को विद्यार्थी जी परसेंटेज में देता हूं, प्रतिशत में देता हूं। ये 17 क्वेश्चन मिलकर विद्यार्थी जी पूरी मैथ खत्म हो जाती है। मैंने कहा पूरा कंपाउंड टेस्ट पढ़ा देता हूं, कहीं नहीं मैं लिखता हूं कि a बराबर p इंटू 1+r/100 टू द पावर n। कोई फॉर्मूले नहीं होता है। प्रतिशत लाभ हानि का फॉर्मूला मैंने यही बताता हूं कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100/मूल होता है। ये सब बातों से कोई जिक्र नहीं होता है, केवल कंसेप्ट सही होना चाहिए। अगर कंसेप्ट सही है, ये 17 कंसेप्ट सही है विद्यार्थी जी, तो मैथ एक जादू है, नो गारंटी। तो मैंने कहा अगर मैथ की जादू सीखना है तो एक बार जरूर हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, एक बार जरूर हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा विद्यार्थी जी। अब बातें हो जाती है
इस कंसेप्ट जादू जो आप सीखेंगे, जादू जो सीखेंगे, तो इसके सीखने के लिए मैं आप लोगों को क्या क्या करवाता हूं। तो सबसे पहले विद्यार्थी जी, सबसे पहले पूर्णतः अपडेट मटेरियल होनी चाहिए। अपडेट मटेरियल का मतलब होता है विद्यार्थी जी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर 20 साल पहले की मोबाइल अगर मैं आपको दे दूं तो क्या उसको लेना पसंद करेंगे? तो बोलेंगे नहीं सर, वो तो डब्बा हो गया, सस्ता ही मोबाइल दीजिए, लेकिन आज वाला स्मार्टफोन दीजिए। उसी तरह ध्यान दीजिए, जब से ऑनलाइन एग्जाम चालू ही है, इतना ज्यादा क्वेश्चन अपडेट होते जा रहा है कि अगर पिछला 10-15 साल वाली किताबों को उल्टेंगे तो कोई फायदा आज के रिजल्ट में नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न हमेशा चेंज होते जाता है। तो मैं बातें आपको फिर से वही कहूंगा, आप लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कोट पुरानी लेकिन किताब नहीं होनी चाहिए, शर्ट पुरानी हो तो हो लेकिन किताबें नहीं होनी चाहिए। तो विद्यार्थी जी, हमारा स्टडी मटेरियल जो होता है पूर्णतः अपडेट होता है। अपडेट इस मामले में कि अगर आप 2025 में पढ़ेंगे विद्यार्थी जी, तो आप लोगों को 2025 2025 का तो कुछ क्वेश्चन रहेगा, 2024 का पूर्णतः सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2023 का क्वेश्चन मिलेगा। मतलब कहने का मतलब 2025 तक जो एग्जाम हो चुका है वो सारे क्वेश्चन आपको हमारे स्टडी मटेरियल में मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि हम जो भी पढ़ रहे हैं लेटेस्ट पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ जगहों पे हमारे बारे में बोल दिया जाता है, कहीं जाते हैं तो बोलते हैं, चूंकि यहाँ कहीं भी जाइएगा तो बहुत सारे तो हमारे शिष्य ही पढ़ा रहे हैं, या कुछ जगह नहीं भी बोलते हैं कि नहीं हम उनके शिष्य हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि चूंकि वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, काफी पेट का सवाल है, तो ध्यान दीजिए। लेकिन इतना जरूर वो धैर्य रखते हैं, बोलते हैं कि सर के पास, धनंजय सर के पास जा रहे हो, उसके पहले हमसे पढ़ लो। तो विद्यार्थी जी बोलते हैं, विद्यार्थी क्यों आपसे, जब वहां ही पढ़ना है? तो बोलते हैं उनके यहाँ समझ में नहीं आएगा, पहले यहाँ पढ़ लो तब वहां जाना। ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि वो जो पढ़ा रहे हैं वो 20 साल पुरानी वाली किताबों से चल रहे हैं। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं अपडेट मटेरियल होता है, तो उन्हें लगता है इतना बड़ा अच्छा क्वेश्चन कैसे बच्चे बना लेगा, और बच्चे बनाते हैं। विश्वास कीजिए, बहुत सारी जगहों में 50 क्वेश्चन असाइनमेंट में होता है, टीचरों को 50 में 50 बताना पड़ता है। हमारे यहाँ कमजोर से कमजोर बच्चे आते हैं, कमजोर से कमजोर बच्चे आते हैं, और मैं एक अगर होमवर्क देता हूं 1 से 50 तक, तो बच्चे मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछते हैं, 40 क्वेश्चन खुद बनाने की ताकत रखते हैं। इतना मैं दावा करके बना देता हूं, 40 क्वेश्चन वो बना के आ जाते हैं। तो विद्यार्थी जी अगर समझना चाहिएगा तो आसानी से समझ में आएगा, इसलिए पढ़ना भी चाहिए तो अपडेट स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहिए। मटेरियल आपका पूर्णतः अपडेटेड होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट दिला पाएगा। अगर 10 साल पहले वाली मटेरियल से पढ़ेंगे तो रिजल्ट लेना संभव नहीं है। और हमारी मटेरियल बिल्कुल आसान से फास्ट क्योर होता है। आप लोग को ग्रुप डी से कैट लेवल तक की क्वेश्चन को मैं बनवाता हूं, यानी कहने का मतलब जिससे नीचे नहीं हो सकता है वहां से स्टार्ट करता हूं, और जिससे ऊपर नहीं हो सकता वहां तक की क्वेश्चन को आपसे मैं बनवा देता हूं। अब बनवाने का तरीका क्या होता है विद्यार्थी जी, कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं अपना नियम बताता हूं, उस पे 10 क्वेश्चन पढ़ा दिया। अब उस पे मैं प्रतिदिन होमवर्क देता हूं विद्यार्थी जी, कम से कम 1 से 50 क्वेश्चन, है ना। 50 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, मिनिमम आप लोगों को 50 क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूं। अब 50 क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, पहले तो मैं 10 प्रश्न बता देता हूं, 50 प्रश्न होमवर्क देता हूं। ध्यान दीजिएगा, होमवर्क बनाना आपकी मजबूरी हो जाएगी। कैसे मजबूरी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 50 प्रश्न आपको होमवर्क देंगे तो अगला दिन आइएगा विद्यार्थी जी, तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि आप लोगों को मैं बोलते जाता हूं कि कोई प्रॉब्लम रह गई जो नहीं बना है होमवर्क में, उस क्वेश्चन को पहले हम बताते हैं। यानी 50 प्रश्न में मैं एक एक करके मैं पूछते जाता हूं। कोई भी बच्चे कहीं से भी पूछ देता है कि सर मुझे 30 नंबर नहीं समझ में आया, मैं 30 नंबर आपको समझाता हूं, और विश्वास कीजिए तरीका ऐसा देता हूं कि जो कि लगे कि अरे यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, बच्चे केवल यही घबरा जाते हैं, मैं कितना सोच रहा था, गुरुजी कैसे बता दिए, तो उंगली पे निकल रहा है। और एक तरीके नहीं, मैथ बनाने की हजारों तरीके होता है, जब तक आप नहीं समझते तब तक मैं उस चीज को समझाता हूं। तो जो 50 क्वेश्चन बना के आएंगे उसको मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क जो दिया उसे मैं क्लियर करा दूंगा। उसके बाद अगली अगली चीजें मैं सिखाता हूं, फिर उस पर 10 प्रश्न बनवा देता हूं। मैं उसी जगह 10 प्रश्न आपकी क्लासरूम में बनवा देता हूं, और उस पर फिर से 50 क्वेश्चन का होमवर्क होता है। 50 क्वेश्चन का विद्यार्थी जी होमवर्क होता है। इस 50 क्वेश्चन का होमवर्क बनाने के लिए जब बना के आते हैं अगली दिन,
जब 50 क्वेश्चन होमवर्क बना के आते हैं तो हमारा काम होता है विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा, पिछला जो होमवर्क था उसको मैं स्टार्ट करता हूं कि पिछले एक दिन का होमवर्क जो था वहां से स्टार्ट करता हूं कि फिर से कोई प्रॉब्लम अगर रह गई तो उसको पूछ लीजिए, फिर से अगर कोई प्रॉब्लम रह गई तो उसको पूछ लीजिए। यानी कि पहले आप लोग का रिवीजन होता है, रिवीजन होता है विद्यार्थी जी, उस चैप्टर की कोई भी क्वेश्चन जहां पीछे पढ़ा चुका हूं इसमें से रिवीजन करवाते हैं। और ये रिवीजन कराने में मुझे मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगता है। 10 मिनट में आप लोग पिछले जितने भी 4-5 दिन उस चैप्टर में क्लासेज हुई है सारे प्रश्न का रिवीजन कराता हूं। उसके बाद आप लोगों को फिर से 50 क्वेश्चन जो दिया है होमवर्क उसके बारे में मैं उसे बनवा देता हूं कि अगर कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन ना बना है तो उसको पूछ लीजिए। और उसके बाद फिर अगला 10 क्वेश्चन मैं पढ़ा देता हूं अगले नियम पे जिस पे होमवर्क देना है। तो विद्यार्थी जितना तो मैं आपको रिवीजन कराते जाता हूं तो आपको कोई भी चैप्टर होता है जो बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन अब ध्यान इस बात रखना है कि पहला रिवीजन तो मैं 24 घंटे में करा देता हूं, दूसरा रिवीजन कभी भी मौका मिले तो 1 महीने के अंदर जब भी आपको टाइम मिले जितना चीजें 1 महीने पढ़े हैं उसको आपको एक बार रिवीजन करना होगा, एक बार 4 मंथ के अंदर रिवीजन कर लेना होगा, जिससे आपका मैथ बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाता है, जरूरत की सारी चीजें सेट हो जाता है। अब इस 3 स्टेप में रिवीजन कर लेते हैं विद्यार्थी जी। तो अब जाते हैं कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी समस्याएं क्या होती है कि हम पढ़ने तो आ गए सर, गुरुजी पढ़ने तो आ गए लेकिन 3 दिन क्लास छूट गया, या पढ़ने तो आए लेकिन जो उस दिन बताए थे ना एकदम नहीं समझ में आया, क्या करें। तो मैंने कहा उसके लिए अब गुरुजी के पास आने की जरूरत नहीं है, अब मामला स्मार्टनेस का आ गया है। तो मैं आप लोगों को ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे को भी ऑनलाइन क्लासेस फ्री में देता हूं, जिससे होता क्या है कि जिस दिन आप क्लास अब्सेंट हो जाते हैं, कोई बहुत जरूरी काम रहता है, तो आप घर से भी पढ़ सकते हैं, या उस समय नहीं पढ़े तो रात में दिन में कभी भी उसे पढ़ ले, जिससे कि आगे की क्लासेज आपको समझ में आने लगे। अन्यथा पहले क्या बच्चे को होता था 3 दिन क्लास नहीं करने के कारण चौथा दिन आता था, बेचारा सोचता था यार ये तो पूरी चैप्टर गायब हो गया, अब तो हमें समझ में आता नहीं, 4 दिन के कारण उसे 15-20 दिन गायब हो जाता था, अब पढ़ने में बेचारा मन नहीं लगाता था। तो मैंने आप लोगों से कहा कि जिस दिन आप एब्सेंट रहेंगे ऑफलाइन की जगह आप ऑनलाइन उसमें क्लास कर लेंगे और आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे, या क्लास किए हैं आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिमाग से निकल गई, आपको याद नहीं रहा, तो रिवीजन के लिए ये पूरी वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके पास रहता है। रिकॉर्डेड वीडियो जब से आप पढ़ रहे हैं और जब तक बैच खत्म नहीं होगा एक एक वीडियो आपकी मोबाइल पर रहेगा। अर्थात किसी भी दिन जिस दिन भी आपको मन करे, जिस दिन भी आप चलते फिरते कहीं बैठे हैं, कोई चैप्टर आपको कमजोर है तो आपके पास वीडियो है, आप खोल लीजिए और आसानी से समझते रहिए। अर्थात टाइम पास भी करना है तो अच्छी चीजों में टाइम पास करना है। इसका मतलब विद्यार्थी जी ऑनलाइन के साथ जब ऑफलाइन देता हूं तो आपको किसी भी तरीके से पढ़ाई बाधित नहीं होगा, और दोहराने का मन करे तो उसके लिए टीचर के पास ना जा करके आप खुद आपके मोबाइल में रहता है उसे आप दोहराते जाएं, है ना, रिवीजन करते जाएं, जो ना समझ में आए उसे आसानी से रिवीजन करें। कुछ कमजोर बच्चे होते हैं उसे एक बार में समझ में नहीं आता है, तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मान लीजिए 20% चीजें रही, फिर से उसे वीडियो को देख लेते हैं तो 100% अचीव कर लेते हैं। तो मैंने कहा विद्यार्थी जी मैं ऑफलाइन के साथ आपको ऑनलाइन क्लासेज फ्री में देता हूं। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद विद्यार्थी जी साप्ताहिक टेस्ट होता है, जो कोई भी चैप्टर चलते रहता है उस मोबाइल पे आप लोग को वीकली टेस्ट में देते रहता हूं, वीकली टेस्ट देते रहता हूं। मतलब जो पढ़े हैं उसके लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में रहता है, जब जब मन करे जब आपके पास टाइम लगे उस टेस्ट को देते रहिए, उससे अपनी मापांक मापते रहिए कि क्या मेरा चैप्टर ये कंप्लीट हुआ है या नहीं, क्या हमारे चैप्टर सही चल रहा है या नहीं, ये साप्ताहिक टेस्ट देते जाइए। उसके बाद भी विद्यार्थी जी जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं या ऑनलाइन भी बच्चे आते हैं तो एक सरप्राइज टेस्ट होता है जिसका डेट आप लोग को पता नहीं रहता है, एकाएक आइएगा पढ़ने के मूड से और टेस्ट चालू हो जाता है। इस टेस्ट का जो नंबर होता है वो पूर्णतः आपकी जांच हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि सच में मैं किस लेवल का हूं। यानी इतनी तरीके से होता है, पहला महीने पढ़ाया
उसके बाद विद्यार्थी जी होमवर्क दिया, उसके बाद मैंने आपको रिवीजन कराया, उसके बाद उसी क्वेश्चन को टेस्ट में डाल दिए, उसके बाद फिर सरप्राइज टेस्ट हो गया। इतनी प्रक्रिया से चलने के बाद विश्वास कीजिए जरूरत की जितनी भी चीजें मेरे पास आ जाती है। जैसे मैंने कहा आपके घर में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जब डेली जो यूज हो रहा है ना, जरूरत की चीजें आपको तुरंत समझ में आता है कि फलाना कलम कहाँ पे रखा हुआ है, चाबी कहाँ पे रखा हुआ है, जूता का जो डेली यूज हो रहा है अपने आप समझ में आने लगता है। बाकी चीजें कुछ ऐसे चीजें हैं, माने कुछ बर्तन ऐसे भी होंगे जो छठ दिवाली के आसपास निकलता है तो कहीं भी रखा हुआ होगा। तो इस तरह से आप करते रहेंगे ना तो जरूरत की चीजें जो रहेगा आपका माइंड में हमेशा 24 आवर के लिए सेट हो जाता है। और कोई भी एग्जाम आता है तो आप बोलते हैं मुझे तैयारी करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैं ग्रुप डी से लेकर कैट लेवल तक की क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर रहा हूं। और विश्वास कीजिए मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे वो मैथ के मास्टर बन के ही जाते हैं, उन्हें किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। जैसे ही विद्यार्थी जी चैप्टर की समाप्ति हो जाता है, जब आपकी चैप्टर की समाप्ति हो जाता है तो मैं आप लोगों को अदर बुक से, कोई भी बुक हो, कोई भी ऑथेंटिक बुक है विद्यार्थी जी, उससे आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं। यानी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी क्लासरूम में, बाहर जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे टीचर बोलेंगे नहीं कहीं अलग से पूछना है, बाद में पूछ लेना, अकेले में पूछ लेना। मैं कहता हूं नहीं, आपको क्लासरूम में ही पूछना है, जिससे आपको तो फायदे होंगे ही, साथ साथ आपके साथ बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आप नया हो, वो क्वेश्चन सबों के लिए अच्छा हो, वो क्वेश्चन का फायदा सबों को मिल जाता है। तो जैसे ही आपको चैप्टर समाप्त होने लगता है तो मैं बोल देता हूं कि आपके पास कोई भी बुक है उसको भी बना लीजिए। अर्थात कहने का मतलब है एक तो हमारा स्टडी मटेरियल होगा ही, साथ में एक साइड बुक आप रखें, साथ में कोई भी ऑथेंटिक साइड बुक रखे विद्यार्थी जी। कोई भी अच्छी किताबें आपको साइड से रखनी है, जिससे आपको चैप्टर की समाप्ति पर उससे जो भी क्वेश्चन ना बना है, ऐसे मैं पूरी विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग को 90 से 95% प्रश्न आसानी से बन जाता है। एक ही दो क्वेश्चन होते हैं जो नहीं बन पाते हैं, वो क्वेश्चन आप हमसे पूछ लेते हैं तो आप पूर्णतः सोचते हैं कि अब इस चैप्टर में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना होने के बाद विद्यार्थी जी जब कोर्स समाप्त हो जाता है तो आपको छुट्टी नहीं मिलती है। जो बच्चे रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं तो कोर्स समाप्ति के बाद, चूंकि ध्यान दीजिएगा आप लोग में स्मार्टनेस जब आएगा, चमक तब आएगा जब हम पढ़ने के साथ साथ लास्ट में प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट की तैयारी करा देते हैं, जिससे आपको रिजल्ट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और टेस्ट अब उसी का देंगे। मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे थे, एसएससी का टेस्ट दीजिए, अगर बैंक की तैयारी करना चाहते हैं तो बैंक का प्रैक्टिस सेट कीजिए। इस तरह से करेंगे तो आपको विश्वास कीजिएगा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी से ऐसे कोर्स होता है विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा। 12 महीने अर्थमेटिक मैथ चलता है, 6 महीने एडवांस में चलता है, ये 18 महीने का कोर्स होता है विद्यार्थी जी। देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन कब 18 महीने बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ध्यान इस बात पे रखना भाई, केयर करना कि समय सबसे ज्यादा मूल्यवान है। समय से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं होता है। जिसका समय चला गया, जिसका समय बीत गया, सब कुछ चला गया। मान लीजिए ट्रेन पकड़नी है विद्यार्थी जी, अगर 2 मिनट लेट चल गए तो 2 मिनट लेट जाने के कारण आपको सुबह से शाम तक की सारी तैयारी बेकार चली गई। आपने मान लीजिए 1 महीने पहले टिकट कटाया था, उसके बाद जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए, सब कुछ तैयारी किए, सब कुछ गए, सब कुछ करते हुए 2 मिनट के कारण अगर ट्रेन छूट गई तो विश्वास कीजिए आपने जितना भी तैयारी किया सब बेकार हो गया। तो समय मूल्यवान है, इसलिए समय को नष्ट ना करिए। पैसे को ध्यान में न रखकर सारे खर्च कर रहे हैं तो पढ़ाई भी आपको अच्छी जगह करनी चाहिए। जब तक आप अच्छी जगह नहीं करेंगे विद्यार्थी जी, आप में स्मार्टनेस नहीं आएगा। आपको अंदर से एक रहेगा। कुछ बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे लिखते रहते हैं, सर आपकी फी ज्यादा है इसलिए मैंने पढ़ नहीं पाया, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, काश मैं आपके पास पढ़ लेता तो मेरा भी रिजल्ट अच्छा हो जाता। बहुत सारे मित्र बंधु अभी मिलते हैं, बोलते हैं सर काश उस दिन मेरे पास पैसा रहता, आपके पास पढ़ लेते तो हम भी आज फलना का ऐसा बैंक मैनेजर रहते।
तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि जो कुछ पैसे को ध्यान में रख करके, आज पैसे की वैल्यू ध्यान दीजिए उतना नहीं है जितना ज्यादा समय की वैल्यू है। तो समय को ध्यान में रखते हुए एक बार हमसे जरूर जुड़िए, जिससे आप मैथ का मास्टर बन जाइए। मैथ में किसी तरह का, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ विद्यार्थी जी। अगर यहाँ से आसान आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी मिले तो जरूर आप हमसे बोलना कि सर आप झूठा है, जरूर आप बोलना विद्यार्थी जी। मैं विश्वास दिलाऊंगा कि सब मैक्सिमम इजी से इजी रूट आपको बताऊंगा मैथ बनाने का, और आपको लगेगा कि सच में मैथ इतना आसान है, और आपको मैं मैथ आसान करके दिखा दूंगा। तो विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, समय की वैल्यू देखते हुए आप इधर उधर की बातें ना करें, क्योंकि समय है सब कुछ करने का सिवाय सोचने का। सोचने में टाइम नष्ट ना लगाइए, अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए। तो विद्यार्थी जी मैंने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बैच सोचा है 21 फरवरी से। विद्यार्थी जी 21 फरवरी मेरा लॉन्चिंग डेट है। आप लोग 21 फरवरी से आ जाइए सुबह 7 बजे। विद्यार्थी जी पहला बैच में आइए और सबसे आगे रहिए। सबसे आगे रहने का मजा ही कुछ और होता है। 2 महीने जो पीछे आते हैं, विश्वास कीजिए विद्यार्थी जी, वो 2 महीने के लिए जूनियर हो जाते हैं। अगर आपको सीनियर रहना है तो सबसे पहला बैच को आप अपनाइए। सबसे अच्छी टाइम भी है विद्यार्थी जी 7 बजे, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे विद्यार्थी जी 21 तारीख से शुक्रवार से, 21 तारीख शुक्रवार से। तो विद्यार्थी जी देर न करें। अगर आप लोग ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं, जो भी आसपास के बिहार शरीफ के आसपास बच्चे हैं, जो भी ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे क्लासरूम धनंजय टीचिंग सेंटर भैंसासुर में आने का प्रयास करिए। जो भी ऑफलाइन मोड में आना चाहते हैं तो हमारी क्लास धनंजय टीचिंग सेंटर भैंसासुर में आने का प्रयास करिए। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जो दूर दराज से बच्चे हैं, जो बिहार शरीफ में नहीं रह सकते या बिहार शरीफ में नहीं आ सकते, उनके लिए मैंने ऑनलाइन की भी सुविधा रखी है। ऑनलाइन की सुविधा रखी है विद्यार्थी जी। तो गूगल में प्ले स्टोर से जा करके हमारी स्टडी ट्रेन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप कहीं से भी पढ़ाई कीजिए। और सबसे बड़ी मेरी फायदे की बात यह है कि जो ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ेंगे वही ऑनलाइन वाले भी बच्चे पढ़ेंगे। दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, पूर्णतः समानता है। क्योंकि मैं और क्लास से ही मैं लाइव रहता हूं। क्लास से ही लाइव रहते हैं, अर्थात जो ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ते हैं वही आप ऑनलाइन वाले भी बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं फिर भी बोलूंगा कि एक टीचर के साथ अवश्य जुड़ा रहें। जहां भी रहें एक टीचर के साथ अवश्य जुड़ा रहें, चूंकि वो गार्जियन का काम करेंगे, आपको होमवर्क बनवाने में साथ देंगे, आपको सोने नहीं देंगे, आपको बार बार बोलेंगे कि काम करना है, मेहनत करना है। चूंकि आप भी जानते हैं विद्यार्थी जी, न्यूटन का नियम है कि कोई भी वस्तु, जड़त्व का नियम आपने पढ़ा है कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहता है, या गति में अवस्था है तो गति में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स काम ना करे। तो विद्यार्थी जी, विद्यार्थी का सबसे बड़ा लक्षण है आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारूपी। हमारे शरीर में रहने वाला आलस्य सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस बच्चे में यह आलस्यपन आ गया तो जाहिर सी बात है उसे बाहरी फोर्स कोई काम करने वाला होना चाहिए। तो बाहरी फोर्स विद्यार्थी जी आपके टीचर काम कराते हैं। तो जहां कहीं से भी हो, मान लीजिए कोई बच्चे पूर्णिया से हमारे यहाँ से पढ़ेंगे, कोई बच्चे जमुई से पढ़ेंगे, मान लीजिए जो दूर दरार के बच्चे हैं, कोई बच्चे आउट ऑफ बिहार वाले भी बच्चे पढ़ते हैं। जैसे मैं पटना में पढ़ाता था तो बहुत सारे बच्चे बंगाल से आते थे, राजस्थान से आते थे। वो सारे बच्चे जो भी आप लोग बाहर से पढ़ रहे हैं, उनसे मेरा भी नम्र निवेदन होगा कि ऑनलाइन के साथ साथ वहां के आसपास वाले किसी न किसी ऑफलाइन टीचर से आप जुड़ा रहे, जिससे आपका काम आसान हो। क्योंकि वो टीचर जो होंगे आपको होमवर्क बनवाने में साथ देंगे। आपका तरीका मेरा तो बेस्ट ही है, साथ ही साथ आप होमवर्क बनाते जाइएगा तो आपका 4 चांद लग जाएगा। तो जो कोई भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, हमारे धनंजय टीचिंग सेंटर भैंसासुर में आने का प्रयास करेंगे, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं हमारी स्टडी ट्रेन पे जुड़ने का प्रयास करेंगे विद्यार्थी जी। तो आज के लिए ही तक, हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। नई बैच के लिए हमारे तरफ से ध्यान दीजिएगा, नए बैचों के लिए शुभकामनाएं। तो विद्यार्थी जी 21 तारीख को आना ना भूलें। या तो आप ऑनलाइन में जुड़ जाएं या ऑफलाइन में जुड़ जाएं सुबह 7 बजे। धन्यवाद विद्यार्थी जी।